अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो फोर्थ टॉपिक है थर्ड यूनिट का, दैट इज़ द कम्प्लीमेंट सिस्टम। ओके, तो कम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है? तो कम्प्लीमेंट सिस्टम हमको इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कम्प्लीमेंट सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन नॉर्मल सीरम। तो जो कम्प्लीमेंट सिस्टम है या जो कम्प्लीमेंट मॉलिक्यूल्स है वो क्या है? एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स है जो हमारे नॉर्मल सीरम या ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ओके, दैट आर एक्टिवेटेड कैरेक्टरिस्टिकली बाय एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। वो एक्टिवेट कैसे होते हैं? जब एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन होते हैं एंड subsequently mediate a number of biological significant consequences such as cell lysis, immobilization etc. तो जब ये complement system एक्टिवेट होगा तो ये बहुत सारे बायोलॉजिकल जो फंक्शंस हैं वो मीडिएट करता है, जैसे कि सेल लिसिस है, इमोबिलाइजेशन है। तो ये एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है जो मेनली हमारे बॉडी को एक टाइप ऑफ प्रोटेक्शन देता है, किससे? जो माइक्रोब से। ओके, तो जो कम्प्लीमेंट सिस्टम है ये मेनली बना होता है किससे? दे आर मेड अप ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 13 सीरम एंड सेल सरफेस प्रोटीन, जिनको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइको प्रोटीन। तो 13 सीरम प्रोटीन से ये बना होता है और कुछ सेल सरफेस प्रोटीन्स भी यहाँ पे होते हैं जिनको हम ग्लाइको प्रोटीन्स बोलते हैं, विच इज़ एक्सप्रेस्ड ऑन द सेल मेम्ब्रेन। ओके, सो ये जो कंप्लीमेंट सिस्टम है इट्स एन इम्पॉर्टेंट इफेक्टर आर्म ऑफ बोथ द इनेट एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये एक इफेक्टर आर्म है, ठीक है, किसके लिए? बोथ इनेट, ठीक है, जो नेचुरल हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, और दूसरा एंटीबॉडी मीडिएटेड एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। और जो एंटीबॉडी मीडिएटेड एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स है और जो इनेट इम्यूनिटी है, इन दोनों को इन दोनों के बीच में ये एक इम्पॉर्टेंट इफेक्टर आर्म है, मेनली इम्यूनिटी को लेकर। ओके, सो कंप्लीमेंट सिस्टम बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि सेल लिसिस, ओके, देन opsonization, viral neutralization, inflammatory responses, and solubilization and clearance of immune complexes which removes the immune complex from the circulation. ओके, तो बहुत सारे फंक्शंस ये परफॉर्म करता है, जैसे कि सेल का ब्रेकडाउन करना, सेल का लिसिस करना, या ऑप्सोनाइजेशन है, या हम बोल सकते हैं वायरल न्यूट्रलाइजेशन, जो वायरसेस है उनका न्यूट्रलाइजेशन करना, या इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है, इन्फ्लामेशन जो रिस्पॉन्स हमारे बॉडी में डेवलप होता है उसमें इनका रोल रहता है, और सोल्यूबलाइजेशन एंड क्लियरेंस ऑफ इम्यून कम्प्लेक्सेस, जो एंटीबॉडी और एंटीजन के बीच में जो कम्प्लेक्सेस फॉर्म हुए हैं उनको ब्लड सर्कुलेशन से रिमूव करना, उनको क्लियर करना, ये इस कंप्लीमेंट सिस्टम का फंक्शन रहता है। और उस इम्यून कम्प्लेक्स को जो एंटीजेंस के साथ इम्यून एंटीबॉडीज़ ने बनाया हुआ है, उन इम्यून कम्प्लेक्सेस को वो ये जो कंप्लीमेंट सिस्टम है वो उनको डिपॉजिट करता है, कहाँ पे? स्प्लीन और लिवर में। ओके, सो ये फंक्शन है किसका? कंप्लीमेंट सिस्टम का। और कंप्लीमेंट सिस्टम, ओके, सो कंप्लीमेंट जो सिस्टम है इट इंक्लूड अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन जिसको हम बोलते हैं, और ये जो कंपोनेंट्स हैं दे आर डिजिग्नेटेड बाय न्यूमेरल्स, जैसे कि C1 से लेके C9 तक। तो ये जो कंप्लीमेंट मॉलिक्यूल्स हैं मेनली उसको हम डिनोट करते हैं किससे? मेनली न्यूमेरिकल से भी, न्यूमेरल से, जैसे कि C1 C2 C3 4 C5 C6 C9, ठीक है। तो उन मॉलिक्यूल्स को हम ऐसे न्यूमेरल से भी डिनोट करते हैं या लेटर सिंबल से भी इसको डिनोट करते हैं, जैसे कि फैक्टर डी है विच इज़ पोरपायरिडीन, ओके, या जिसको हम क्या बोलेंगे? पोरपायरिडीन। ओके, फैक्टर डी है, फैक्टर एफ है, तो ऐसे कुछ फैक्टर्स रहते हैं, तो हम उसको सिंबल से भी इनको डिनोट कर सकते हैं, या ट्राइवियल नेम से भी हम उसको डिनोट करते हैं, जैसे कि एग्जांपल है होमोलोगस रिस्ट्रिक्शन फैक्टर HRF, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द कंप्लीमेंट या इंक्लूडेड इन द कंप्लीमेंट सिस्टम। ओके, सो कंप्लीमेंट आपको नाम से पता चल रहा है, कंप्लीमेंट करना है किसी चीज़ को
इन्हेंस करके दिखाना या इन्हेंस करना, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट। ओके, तो ये जो कम्प्लीमेंट सिस्टम है, हमारी इम्यूनिटी तो हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है, जो इनेट या एंटीबॉडी मेडेड इम्यूनिटी है वो तो हमारे बॉडी में है। तो उसके साथ साथ उसको कम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए एक सिस्टम प्रेजेंट रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि डिजिग्नेशन ऑफ C1, C2, C9 डिनोट्स द ऑर्डर ऑफ in which the components were discovered rather than their position in the activation sequences। तो हमने ऑलरेडी कहा कि जो कंप्लीमेंट सिस्टम में क्या है, दीज आर अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, सीरम प्रोटीन्स। ओके, क्या है, सीरम प्रोटीन्स है और ग्लाइकोप्रोटीन्स है जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक्सप्रेस होते हैं। तो प्रोटीन्स को हमने डिनोट किया है किससे, न्यूमेरल से, जैसे कि C1 ये एक प्रोटीन है, C2 ये एक प्रोटीन है, C3 इसी तरीके से C9 तक क्या है, प्रोटीन्स है। तो हमने इसको डिनोट किया है C1, C2, C3, C4, C9। तो ये जो ऑर्डर है वो उनके डिस्कवरी के बेसिस पे इनको नाम दिया गया 1 2 3, ठीक है, रेदर देन देयर पोजिशन इन द एक्टिवेशन सीक्वेंस। तो उसके बेसिस पे नहीं दिया है कि वो कब इस कम्प्लीमेंट सिस्टम में वो एक्टिवेट करते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, उसके बेसिस पे नहीं, बल्कि उनके डिस्कवरी के बेसिस पे उनको नाम दिया गया है। तो C1 सबसे पहले डिस्कवर हुआ, उसके बाद C2 पहले डिस्कवर हुआ, इसके बाद C3 पहले डिस्कवर हुआ। बट ये ज़रूरी नहीं है कि पहले C1 एक्टिवेट होगा, फिर C2 एक्टिवेट होगा, C3 एक्टिवेट होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। C1 एक्टिवेट होगा, उसके बाद वो C3 को भी एक्टिवेट कर सकता है, फिर C3 के बाद C2 एक्टिवेट हो सकता है, देन C2 के बाद C5 एक्टिवेट हो सकता है। तो ये ऑर्डर उनके पार्टिसिपेशन या एक्टिवेशन के बेसिस पे उनको डिजिग्नेट नहीं किया गया है, बल्कि उनके डिस्कवरी के बेसिस पे उनको डिजिग्नेट किया गया है, C1, C2 इसी तरीके से C9। ओके, तो जो कंप्लीमेंट सिस्टम है, इट इज़ मेनली सिंथेसाइज्ड बाय liver hepatocytes, monocytes, tissue macrophages, and epithelial cells of gastrointestinal tract also produce significant amount of complement components। ठीक है, तो ये जो कंप्लीमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो मेनली इसको सिंथेसाइज कौन करता है, लिवर सेल्स, लिवर के हिपेटोसाइट्स इसको सिंथेसाइज करता है। बट मोनोसाइट, टिश्यू मैक्रोफेजेस, इपिथेलियल सेल्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में कंप्लीमेंट कंपोनेंट्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं या करते हैं। ओके, सो अगर हम बात करेंगे सर्कुलेशन की, तो इन द सर्कुलेशन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल कंप्लीमेंट प्रोटीन इज अबाउट 3 मिलीग्राम पर ml। तो जितने भी कंप्लीमेंट प्रोटीन्स हैं या कंप्लीमेंट कंपोनेंट्स हैं, तो उनका जो अमाउंट है ब्लड में या सर्कुलेशन में कितना रहता है, 3 मिलीग्राम पर ml। सो सम कंप्लीमेंट्स आर फाउंड एट हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, बट उन सारे कंपोनेंट्स में से कुछ जो कंप्लीमेंट सिस्टम्स हैं या कंप्लीमेंट प्रोटीन्स हैं वो हाई कंसंट्रेशन में भी पाए जाते हैं, जैसे कि C2। ठीक है, जो C2 की हम बात करेंगे तो C2 इज अबाउट 1 mg पर ml। तो उस 3 mg पर ml में से 1 mg पर ml में का जो क्वांटिटी है वो किसका रहता है, C2 का रहता है। तो C2 का इतना ह्यूज अमाउंट या ह्यूज कंसंट्रेशन रहता है। ठीक है, और जैसे कि दूसरे हैं, जैसे कि सच एस डी फैक्टर, ओके, आर फाउंड ओनली इन ट्रेसेस। ठीक है, तो जो डी फैक्टर्स हैं या पोरपर्डिन हैं, तो वो बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में या ट्रेसेस में पाए जाते हैं। तो अभी हम देखेंगे थोड़ा सा कंप्लीमेंट सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो जो कंप्लीमेंट सिस्टम है, इट कंटेन्स अ ग्रुप ऑफ अबाउट 30 केमिकली एंड इम्यूनोलॉजिकली डिस्टिंक्ट सीरम प्रोटीन्स कंप्राइजिंग सी कंपोनेंट्स। तो अगर हम कंप्लीमेंट सिस्टम की बात करेंगे, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 30 केमिकली और इम्यूनोलॉजिकली डिस्टिंक्ट सीरम प्रोटीन्स से बना होता है। ठीक है, जिसमें मेनली एक कंपोनेंट है उसको सी कंपोनेंट कहा जाता है, और एक है दैट इज द प्रोपर्डिन सिस्टम, वो भी इसमें रहता है, एंड द कंट्रोल प्रोटीन्स। तो कुछ कंट्रोल प्रोटीन्स है, ये सब मिला के हमारा कंप्लीमेंट सिस्टम या कंप्लीमेंट मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। ओके, तो जो कंप्लीमेंट सी है इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 9 डिफरेंट प्रोटीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टेबल में
कि जो सी कंपोनेंट है वो 9 डिफरेंट प्रोटीन फ्रैक्शन से बना होता है, जिसको हम C1 से लेके C9 तक डिनोट करते हैं। ओके, और ये मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि जो ये 9 प्रोटीन्स हैं, दे आर जो ये नाम उनको नाम डिजिग्नेट किया गया है वो उनके एक्टिवेशन के बेसिस पे नहीं है, बल्कि उनके डिस्कवरी के बेसिस पे उनको दिया गया है। ओके, तो अगर हम C1 की बात करेंगे तो C1 इज मेड अप ऑफ 3 फ्रैगमेंट्स, दैट इज QRS। अगर हम C2 की बात करेंगे तो C2 इज अ सिंगल कंपोनेंट। अगर हम C3 की बात करेंगे तो इट इज़ मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट, दैट इज A एंड B। अगर हम C4 की बात करेंगे तो वो किससे बना होता है, वो बना होता है A B E। अगर हम C5 की बात करेंगे तो वो उसमें एक सिंपल कंपोनेंट होता है, दैट इज AC6B। ठीक है, तो नॉर्मली जो ये A और B रहता है, तो जो A कंपोनेंट है इट इज़ ऑलवेज स्मॉलेस्ट कंपोनेंट, और जो बड़ा कंपोनेंट होता है, जो बड़ा सब यूनिट होता है एक C कम्प्लेक्स का, तो उसको हम B से डिनोट करते हैं। ओके, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं जो कंप्लीमेंट कंपोनेंट सर्कुलेट इन द प्लाज्मा इन द फॉर्म ऑफ प्रो एंजाइम्स दैट आर फंक्शनली इनएक्टिव। और जो ये कंप्लीमेंट प्रोटीन्स हैं वो हमारे सर्कुलेशन में या हमारे प्लाज्मा में या हमारे ब्लड में एज ए प्रो एंजाइम वो सर्कुलेट करते हैं, मीन्स दे आर इन इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, बाद में इनका एक्टिवेशन होता है। सो एक्टिवेशन इन्वॉल्व्स क्लीवेज बाय प्रोटियोलिसिस इनटू पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स। ठीक है, तो इनका एक्टिवेशन कैसे होगा, जब इनका प्रोटियोलिसिस होगा तो आपको पता है प्रो एंजाइम से वो एंजाइम फॉर्म करेंगे, तब वो जाके एक्टिवेट हो जाएंगे। ओके, सो द फ्रैगमेंट्स आर डेजिग्नेट विथ लोअर केस सुफिक्सेस। ठीक है, तो जो फ्रैगमेंट्स हैं तो उनको मेनली हम लोअर केस सुफिक्सेस से उनको डिजिग्नेट करते हैं। जैसे कि C3 को अगर हमने क्लीव किया तो वहाँ पे 2 फ्रैगमेंट्स वहाँ पे फॉर्म होंगे, दैट इज C3A एंड C3B। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं C3A एंड C3B, हम उसको डिजिग्नेट करते हैं स्मॉलर सुफिक्स से। ओके, तो नॉर्मली जो लार्ज फ्रेगमेंट है उसको हम बी से डिजिग्नेट करते हैं, अगर जो बड़ा सेगमेंट होगा उसको हम बी से डिजिग्नेट करते हैं, और जो स्मॉलर सेगमेंट है उसको हम ए से डिजिग्नेट करते हैं। बट देयर इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, जो C2 है उसको उसका जो ए कंपोनेंट है इट इज़ लार्जर कंपोनेंट, एंड जो बी कंपोनेंट है C2 का वो क्या है, वो स्मॉलर है। बाकी C4 की बात करेंगे या हम C3 की बात करेंगे या तो इसके जो ए और बी कंपोनेंट है, ए इज स्मॉलर फ्रेगमेंट एंड बी इज द लार्जर फ्रेगमेंट। ओके, सो जैसे ही जो ये सी कंपोनेंट एक्टिवेट होंगे, ओके, जैसे ये एक्टिवेट होंगे, सो C component react sequentially in a cascade fashion or like a row of falling dominoes। तो ये किस तरह से काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल C1 एक्टिवेट हो गया तो वो C2 को एक्टिवेट करेगा, फिर C2 C3 को एक्टिवेट करेगा, फिर C3 C4 को एक्टिवेट करेगा, देन C4 C5 को एक्टिवेट करता है। तो एक कैस्केड चलता है। तो कैस्केड आपको पता होगा, एक एंजाइम दूसरे एंजाइम को एक्टिवेट करता है, फिर वो दूसरा एंजाइम एक्टिवेट होगा, फिर दूसरा एंजाइम तीसरे एंजाइम को एक्टिवेट करता है। तो वो एक कैस्केड के थ्रू एक्टिवेशन जो कंपोनेंट जो ये कंप्लीमेंट कंपोनेंट्स हैं उनका एक्टिवेशन होता है। ओके, सो सम कंप्लीमेंट प्रोटीन एक्ट एज ए प्रोटीएज एंजाइम। तो कुछ कंप्लीमेंट प्रोटीन्स है वो प्रोटीएज एंजाइम की तरह काम करते हैं। किस तरीके से, बाय क्लीविंग एंड एक्टिवेटिंग द नेक्स्ट प्रोटीन इन द सीक्वेंस। ठीक है, जब हम एक्चुअल जो पाथवे पढ़ेंगे तो आपको ये सीक्वेंस समझ में आएगा कि किस तरीके से एक एंजाइम दूसरे कंपोनेंट को एक्टिवेट करता है या एक कंप्लीमेंट प्रोटीन दूसरे कंप्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। वो आपको जब हम जो ये पाथवे से कंप्लीमेंट सिस्टम की जब हम वो पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। फिलहाल आप इतना याद रखो कि एक जो कंप्लीमेंट है वो दूसरे कंप्लीमेंट को एक्टिवेट करता है, और जो कंप्लीमेंट प्रोटीन से कुछ प्रोटीएज एंजाइम की तरह काम करते हैं, और वो अपने सामने जो भी एंजाइम्स हैं, जो भी प्रोटीन्स है कंप्लीमेंट सिस्टम को, उनको उनका क्लीवेज करके फिर उनको एक्टिवेट करते हैं। ओके, सो द लार्ज फ्रेगमेंट यूजुअली ज्वाइंस द कैस्केड। तो नॉर्मली जो लार्ज फ्रेगमेंट है दैट इज द बी फ्रेगमेंट, चाहे वो बी हो, C2 के केस में ए लार्ज फ्रेगमेंट है, और बाकी C3 C4 के केस में जो ए बी है दैट इज अ लार्ज फ्रेगमेंट। तो ये लार्ज फ्रेगमेंट मेनली
कैस्केड में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज वो क्लीवेज में काम करते हैं। और जो स्मॉलर फ्रेगमेंट है दे पोजेस इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स। ओके, सो अब यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं, अगर हम बात करेंगे C1 की, तो C1 के 3 फ्रेगमेंट्स रहते हैं Q R S। तो जो Q है ये क्या करता है, Q बाइंड्स टू द Fe पोर्शन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा इसमें, देखो दिस इज द Q, ये C1 कॉम्प्लेक्स है, इसमें Q रहता है, R रहता है, S रहता है। ओके, तो ये जो Q है इट बाइंड्स टू द Fe पोर्शन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस। आपको पता है Fe एंटीबॉडी में कहाँ पे होता है, ठीक है, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, या FC रीजन है। तो ये जो Q है वो एंटीबॉडी के FC रीजन के साथ क्या होता है, वो बाइंड होता है, दैट इज द फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइन, जो नीचे का पार्ट है एंटीबॉडी का, उसके साथ ये Q रीजन क्या होता है, बाइंड होता है। ओके, देन जो R है सब यूनिट ऑफ C1 एक्टिवेट C1S। तो जैसे ही यहाँ पे एंटीबॉडी बाइंड होगा, बाइंड होते ही ये जो R है आपको जो दिख रहा है, तो जो R क्या करता है, R जो S है उसको एक्टिवेट करता है, किसको, S जो पार्ट है इसका उसको एक्टिवेट करता है। तो एंटीबॉडी Q को एक्टिवेट करेगा, Q R को एक्टिवेट करेगा, और R S को एक्टिवेट करता है। ओके, तो जो Q और R दोनों कंबाइंड हैं, तो ये Q और R मिल के S को एक्टिवेट करते हैं। ओके, तो ये जो S एक्टिवेट होगा तो S क्या करता है, S C4 और C को क्लीव करता है, किसको, C4 और C को, C2 को क्लीव करता है बाय इट्स एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो हमेशा याद रखना जो ये S कॉम्प्लेक्स है इसको इसको एक्टिवेट करने के लिए Q R का एक्टिवेट होना इंपॉर्टेंट है। R के एक्टिवेशन के लिए Q का एंटीबॉडी के Fe या FC जो फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइन रीजन है उसके साथ बाइंड होना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जो ये C1 है जैसे ही एक्टिवेट होगा तो ये C1 क्या करेगा, C1 देन C4 और C2 को क्लीव करेंगे, ठीक है, तो हम देखेंगे नेक्स्ट उसमें। ओके, देन आप देखो यहाँ पे C1 हो गया, C1 क्या करता है, C2 और C4 को क्लीव करता है। C2 A और B सेगमेंट में डिवाइड होता है। तो जो A सेगमेंट है या हम सिंपली बोलेंगे C2 क्या करता है, कॉजेज वायरल न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो C2 का जो A सेगमेंट है वो क्या करता है, वायरस न्यूट्रलाइजेशन करता है जो B सेगमेंट है, और जो A सेगमेंट है वो मेनली जो कैस्केड है उसमें पार्टिसिपेट करता है, किसमें, ये जो एक्टिवेशन पाथवे है उसमें ये पार्टिसिपेट करता है। तो जो C2B है इट एक्ट एज ए एनाफाइल एक्सिस, या हम सिंपली बोल सकते हैं कॉजेज वायरल न्यूट्रलाइजेशन। ओके, देन अगर हम C2 की बात करेंगे, C3 की बात करेंगे, तो उसका जो B है इट इज़ द की कंपोनेंट ऑफ द अल्टरनेटिव पाथवे एंड मेजर ऑप्सोनिन इन द सीरम। तो ये मेजर कंपोनेंट है किसका, अल्टरनेटिव पाथवे का, और एक मेजर ऑप्सोनिन है किसमें, सीरम में। और जो ए पार्ट है वो इट एक्ट एज ए एनाफाइलाटॉक्सिन या इम्यूनो रेगुलेटरी इसका फंक्शन रहता है, किसका, ए कंपोनेंट का। ओके, देन अगर हम C4 की बात करेंगे तो वहाँ पे ए रीजन रहता है, बी रीजन रहता है। ओके, तो जो ए रीजन है फिर से एनाफाइलोटॉक्सिन की तरह काम करता है, एंड जो बी रीजन है इट कॉजेज वायरल न्यूट्रलाइजेशन या ऑप्सोनिन की तरह ये काम करता है। ओके, तो अगर ये हो गया C2, C3, C4, दीज आर द एक्टिवेशन यूनिट। C1 इज द रिकॉग्निशन यूनिट, और नीचे जो है C5, C6, C7, C8, C9, तो इट फॉर्म्स अ मेम्ब्रेन अटैक यूनिट, MAU, या हम उसको दूसरा भी नाम देते हैं MAC, ठीक है, क्या नाम देते हैं उसको हम, MAC, दैट इज द मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स, ठीक है, मैं मल्टीपल अटैक कम्प्लेक्स या मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स ये फॉर्म करता है। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ इसमें, ये देखो। ओके, ये जो पार्ट है दैट इज द मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स, जो ये यहाँ पे है।
सो दिस इज़ द मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स। तो यहाँ पे देखो C5, C6 और C7, C8, C9 ये सब मिलके ये मेम्ब्रेन अटैक यूनिट या मेम्ब्रेन मल्टीपल अटैक कम्प्लेक्स फॉर्म करता है, जिससे बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में होल बन जाता है, या जो भी हमारा माइक्रोब होगा उसके सेल वॉल में एक 90 से 70 से लेके 100 आर्मस्ट्रॉन्ग का एक पोर फॉर्म होता है। ओके, तो ये एक पाथवे है, इसमें आप देख सकते हैं। देखो, जैसे ही एंटीबॉडी एंटीजन कम्प्लेक्स इरिथ्रोसाइट के साथ बाइंड होगा, C1QRS, ये हमारा C1 है, वो एक्टिवेट होगा। C1 क्या कर रहा है? C1 C4 को क्लीव कर रहा है, देन C4 C2 को क्लीव कर रहा है, C2 C3 को क्लीव कर रहा है, C3 C5 को क्लीव कर रहा है, देन C5 क्लीव होने के बाद वो मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, जिससे क्या होगा? जिससे सेल के ऊपर एक पोर फॉर्म होगा। वो पोर फॉर्म होने से उसके अंदर सारे एंजाइम चले जाएंगे और सेल का लिसिस हो जाएगा, या जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोलिसिस। ओके, तो जब हम पाथवे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड देखो, सिंथेसिस मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कहाँ पे सिंथेसिस होता है। मेनली लिवर में होता है, स्प्लीन में होता है, मैक्रोफेजेस में होता है, और जो इंटेस्टिनियल एपिथेलियम है वहाँ पे होता है। तो जो C1 है वो इंटेस्टिनियल एपिथेलियम में उसका सिंथेसिस होगा। C2 C4 का मैक्रोफेज में सिंथेसिस होता है। C5 C8 का सिंथेसिस स्प्लीन में होता है। C3 6 9 C6 और C9 का जो सिंथेसिस होता है वो फिर से लिवर में होता है। C7 का जो सिंथेसिस है दैट इज अननोन। ओके, तो ये सब जो पार्ट्स हैं बॉडी के वो पार्टिसिपेट करते हैं मेनली कंपोनेंट प्रोटीन्स, कंप्लीमेंट प्रोटीन्स फॉर्म करने के लिए। तो एक डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं। ओके, तो ये सिंपल ही है। C3 का क्लीवेज होकर C3A एंड C3B फॉर्म कर रहा है। C3A हमने कहा कि स्मॉल फ्रेगमेंट रहता है, C3B इज अ लार्ज फ्रेगमेंट। ठीक है, जो लार्ज फ्रेगमेंट है बाइंड टू द टारगेट नियर दिस साइट ऑफ एक्टिवेशन। सो C3A हमने कहा कि एक एनाफाइलोटॉक्सिन की तरह काम करता है। और एक एक्सेप्शन में भी मैंने आपको बताया कि जो C2A है उसका जो C2A है दिस इज़ द लार्ज फ्रेगमेंट और C2B इज़ द स्मॉल फ्रेगमेंट। बाकी जो भी है उसका A स्मॉल फ्रेगमेंट रहता है, B लार्ज फ्रेगमेंट रहता है। बट C2 जो कंप्लीमेंट प्रोटीन है उसका C2A लार्ज फ्रेगमेंट है और C2B स्मॉल फ्रेगमेंट है। जो स्मॉल फ्रेगमेंट है इट एक्स ए एनाफाइलोटॉक्सिन, या जिसको हम क्या बोलेंगे? इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करता है। इट बाइंड्स टू द रिसेप्टर ऑन द मास्ट सेल एंड blood basophils and induce degranulation with release of histamine and other active mediations. ओके, तो ये जो C2B है ये बाइंड होता है किसके साथ? मेनली जो मास्ट सेल है उसके रिसेप्टर के साथ, और जो ब्लड बेसोफिल्स है उसके साथ बाइंड होने के बाद उनका डीग्रेनुलेशन करता है। तो डीग्रेनुलेशन से क्या होता है? उसमें जो हिस्टामिन या दूसरे जो एक्टिव मेडिएटर्स हैं तो वो रिलीज हो जाते हैं, और उस रिलीज की वजह से एनाफाइलोटॉक्सिन या वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स वहाँ पे डेवलप होता है। ओके, सो दीज आर द कंप्लीमेंट कंपोनेंट्स। ओके, तो जो पाथवे है तीन पाथवे है जो कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ठीक है, एक को हम बोलते हैं क्लासिकल पाथवे, दूसरे को बोलते हैं हम अल्टरनेट पाथवे जिसको हम प्रोपर्डीन पाथवे भी बोलते हैं, और तीसरा है लेक्टिन पाथवे। तो तीनों पाथवे क्या करता है? दोनों तीनों पाथवे मेनली एक्टिवेट करता है किसको? कंप्लीमेंट सिस्टम को। तो तीनों पाथवे का क्या रहता है? तो तीनों पाथवे में से C5 कन्वर्टेज प्रोड्यूस होता है। तो एक डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। तो ये आप डायग्राम देखो, C5 कन्वर्टेज। तो जो ये C5 कन्वर्टेज है यहाँ तक तीनों पाथवे क्या है? थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, कहाँ तक? C5 कन्वर्टेज तक। तो तीनों का ये C5 कन्वर्टेज बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। लेक्टिन पाथवे का भी डिफरेंट है, क्लासिकल पाथवे का भी डिफरेंट है, और अल्टरनेट पाथवे का भी डिफरेंट है। ओके, तो उसी वजह से तीन अलग पाथवे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जैसे ही C5 कन्वर्टेज फॉर्म हुआ उसके बाद तीनों
पाथवे क्या हो जाते हैं, तीनों पाथवे एक हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन पाथवे बोलते हैं या टर्मिनल पाथवे बोलते हैं। तो C5 बनाने का तरीका तीनों का अलग है, बट C5 के बाद जो पाथवे स्टार्ट होगा वो सेम होता है तीनों में। तो इसीलिए हमने C5 के बाद हम उस पाथवे को क्या बोलते हैं, उसको हम टर्मिनल पाथवे बोलते हैं या कॉमन पाथवे बोलते हैं। तो अब इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक सिंपल अब तरीका है। हमने ऑलरेडी कहा कि जो C1 है वो किससे बना है, QRS से बना है। तो C1 Q बाइंड होता है, किसके साथ बाइंड होता है, एंटीबॉडी एंटीजन जो कम्प्लेक्स है उसके साथ। तो ये R को एक्टिवेट करेगा, R फिर S को एक्टिवेट करेगा। तो जैसे ही S एक्टिवेट होगा, S क्या करता है, S जो C4 हमारा कंप्लीमेंट है उसको क्लीव करता है, किसमें, C4A और C4B में। ओके, यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है C4A और C4B में। तो C4A क्या है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट सब यूनिट। तो स्मॉलेस्ट सब यूनिट, तो C4A का काम क्या रहता है, इन्फ्लामेशन, काइनिन एक्टिविटी, हिस्टामिन रिलीज, कीमोटैक्सिस, ऑप्सोनाइजेशन, न्यूट्रोफिल एक्टिवेशन, फेगोसाइटोसिस, क्लियरिंग ऑफ इम्यून कम्प्लेक्सेस। ओके, तो ये रहता है C4। C4B, C14B क्या करता है, C14B देन C2 को क्लीव करता है, C2 को क्लीव करता है किसमें, उसको ब्रेक डाउन करता है किसमें, C2A और C2B में। तो C2A फिर C14B के साथ बाइंड होता है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं C12A, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम C3 कन्वर्टेज बोलते हैं। और C2B इसे काइनिन, वो फिर से इन्फ्लामेशन, काइनिन एक्टिविटी ये सब करता है। देन C3 कन्वर्टेज फॉर्म हुआ। C3 कन्वर्टेज क्या करता है, C3 को ब्रेक डाउन करता है, C3 को ब्रेक डाउन करता है किसमें, C3A और C3B में। तो C3A अगेन न्यूट्रोफिल एक्टिवेशन, फेगोसिटिस, ये जो भी इन्फ्लामेशन के जो एनाफाइलोटॉक्सिन प्रोसेस है ये करता है। और C3A अगेन इस C12A, C14B और उसके साथ बाइंड होके C14B2A3B ये फॉर्म करता है ये कम्प्लेक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, C5 कन्वर्टेज बोलते हैं। देन C5 कन्वर्टेज C5 को ब्रेक डाउन करता है किसमें, C5A और C5B में। C5B इस C5 कन्वर्टेज में बाइंड हो जाता है एंड यहाँ पे वो एक कम्प्लेक्स फॉर्म करता है। देन उसके बाद ये जो C5A या C5-7 जो ये कम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है वो 8 और 6, 7, 8, 9 इनके साथ बाइंड होके ये क्या करता है, ये 7, 8, 9 के साथ बाइंड होके एक मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स फॉर्म करता है, जिससे सेल में होल हो जाता है। होल होने की वजह से जो सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है या सेल का लिसिस हो जाता है। ओके, तो ये कॉमन पाथवे है। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये जो कैस्केड है नीचे नीचे की तरफ जाता है, तो वैसे वैसे जो कंप्लीमेंट सिस्टम है वो एक्टिवेट होते जाता है। तो जो मैंने आपको बताया C5 कन्वर्टेज, तो ये जो बनाने का तरीका है तीनों पाथवे का डिफरेंट है। ओके, तो क्लासिकल पाथवे का जो C5 कन्वर्टेज बनाने का तरीका अलग है, अल्टरनेटिव पाथवे का भी C5 कन्वर्टेज बनाने का तरीका अलग है, लेक्टिन पाथवे का भी जो C5 कन्वर्टेज बनाने का तरीका अलग है। बट उसके बाद इन दोनों का जो एक कॉमन पाथवे रहता है। ओके, तो जो क्लासिकल पाथवे है, अल्टरनेट पाथवे और लेक्टिन पाथवे हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। होप यू अंडरस्टैंड। अगर समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू मी। थैंक यू।